हेलो बच्चों, वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता, आपका हार्दिक स्वागत। 12th क्लास की भौतिक विज्ञान का हम 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आप जान रहे हैं लगातार आप क्लासेस में चीजें सीख रहे हैं और हमने इस चैप्टर में विद्युत धारा अध्ययन किया, अपव्यय वेग किया, ओम का नियम किया। और जब ओम के नियम का हमने अध्ययन किया तो एक नई भौतिक राशि हमारे सामने आई। हालांकि आप इसको जानते हैं, हमने ओम के नियम में ये कहा था कि वोल्टता और धारा परस्पर समानुपाती होते हैं। जब V और I समानुपाती होते हैं और समानुपाती का निशान जब हटाया गया तो प्रतिरोध आया। अब ये प्रतिरोध क्या है, आज हम इसी पर फोकस करेंगे। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? हालांकि प्रतिरोध का जो सामान्य अर्थ है वो विरोध बाधा है। विद्युत यानी आवेशों के मार्ग में, और आवेश कब गति करेंगे? किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर, यानी धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न इस बाधा को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चलिए सीखते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या है। मान लें कि ये एक चालक है और इस चालक में क्या होगा ये आपको पहले से पता है। चालक में परमाणु है, परमाणु में नाभिक, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो कमजोर बंध से बंधा हुआ है, इसलिए उसको इस संपूर्ण पदार्थ में गति करने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर विभिन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या घनत्व है आपको पता है बहुत अधिक है। जैसे कॉपर के लिए उदाहरण दिया था 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, यानी बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन है। और ये इस प्रकार है कि आप इसकी तुलना किसी पात्र में भरे हुए गैस के परमाणुओं से कर सकते हैं, इतने अधिक है। अब जैसे ही इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया और विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए क्या करेंगे, विभवांतर की कोई एक बैटरी काम में लेंगे और जैसे ही मैंने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाया ये सीधा क्या हो गया, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। आप मेरे लगातार वीडियो देख रहे हैं इसलिए आप समझ रहे हैं कि ये पॉजिटिव से करते ये सीधा पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर एक क्या लग गया, विद्युत क्षेत्र लग गया। और इसलिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बल अनुभव करता है और बल अनुभव करते हैं तो अपव्यय वेग के कंसेप्ट में हमने सीखा था, वेग बढ़ता जाता है और अंत में जाके टकरा जाता है और इस प्रकार से चलता है, टकराता है, चलता है, टकराता है और टकराने के कारण बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसका वेग एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ पाता। यही चालक का प्रतिरोध है। तो हम लिखें कि जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, दिशा में गति करते हैं तथा इस दौरान जब वो गति करके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं, इस दौरान वे किससे, आयन से, 3 बातें बताई थी, आयन, अशुद्धि परमाणु और स्वयं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसमें जो स्वयं मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला है वो टक्करें पकड़नी होती है। इस दौरान वे आयन तथा परमाणुओं से टकराते हैं अतः इलेक्ट्रॉन का वेग एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं हो पाता है। यही चालक का प्रतिरोध कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। बच्चों
कल हमने प्रतिरोधकता पर विचार किया था। क्या थी प्रतिरोधकता? याद करें, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता थी। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहला रही थी किसी भी पदार्थ के लिए। हर पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग थी। यानी वहां पर हमने ये सीखा कि प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट लंबाई पर और जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ आप ये ध्यान रखें कि प्रतिरोध हमने क्या कहा, फिर से देख लें, रो बराबर था RA/L और L और A का मान 1 लिया हमने, तो रो बराबर क्या आया था R। किसी चालक की प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता है, लेकिन उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट एकांक मात्रक होने चाहिए। तो प्रतिरोधकता जिन बातों पर निर्भर करती है उन बातों पर प्रतिरोध तो करेगा ही। और प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर कर रही थी? तो प्रतिरोधकता निर्भर कर रही थी पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और प्रकृति से क्या मिल रहा था? विश्रांति काल। तो विश्रांति काल पर निर्भर कर रही थी और एक ताप पर निर्भर कर रही थी, दो चीजों पर निर्भर कर रही थी। तो यहां चालक का प्रतिरोध जो है दो बातों पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति से कौन सा फैक्टर प्रभावित होगा? वो होगा विश्रांति काल। याद रखने पड़ेंगे चीजों को, पदार्थ की प्रकृति तथा ताप के साथ दो और बातों पर निर्भर करती है। और वो दो बातें जो है इसकी सीमा है के साथ चालक की लंबाई और वह अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करती है। बच्चों, इन दो बातों पर निर्भर करती है। अब क्यों निर्भर करती है? आप सोचें कि प्रतिरोध है क्या? तो प्रतिरोध है आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध। यहां कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। मैंने धात्विक चालक लिया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गति करेगा, टकराएगा। ये टकरे ही इसका प्रतिरोध है, बाधा है। अब आप सोचें कि एक तार ये है, एक तार ये है और एक ये है। अब बाधा किसमें ज्यादा आएगी? तो ये निश्चित है कि इसकी लेंथ कम है, इसलिए जल्दी से पार कर जाएगा, इसकी तुलना में कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी लंबाई बढ़ाने पर जो है प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसी प्रकार कल भी हमने चर्चा करी थी कि इसी प्रकार यदि पतला कर देता, लेंथ पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसकी लंबाई बदली कर दी, तो लंबाई बदली कर दी मतलब लंबाई क्या है? अनुप्रस्थ काट कम कर दिया, तो उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या घनत्व है वो अधिक हो गया। ये साधारण भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन निकट आ गए, परमाणु निकट आ गए, जिससे अब यहाँ पर गुंजाइश कम है और टक्कर ज्यादा होगी। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक जो है विद्युत प्रतिरोध। नोट कर लें आप। चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसमें छोटे छोटे से हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे और अगला विषय है हमारा ओमी चालक। कल हमने ओम का नियम सीखा और इस ओम के नियम में हमने ये बात जानी। चलिए मैं टॉपिक लगा दूं, ओमी तथा अनओमी चालक। अनओमी चालक कल हमने ये बात सीखी कि जब हम किसी प्रतिरोध पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है।
और इस विभवांतर और धारा में एक संबंध। ओमी है नाम, ओमी मतलब ओम का नियम, ओमी मतलब ओम के नियम से है। और सिंपल परिभाषा है, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं वे ओमी चालक कहलाते हैं, नहीं करते वो अनओमी चालक कहलाते हैं। लेकिन कल जब ओम का नियम आपको सिखाया तो हमने ये बताया कि प्रकृति में उपस्थित अधिकांश पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं, प्रकृति का मूल नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। तो जो नहीं करते हैं वो ओमी चालक है। अब इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम है, हम जानते हैं प्रत्येक चालक के लिए V समानुपाती I होता है, ओम का नियम है। या हम जानते हैं R बराबर V/I होता है, या हम जानते हैं वोल्टा तथा धारा के मध्य खींचा गया जो आरेख है वो सरल रेखा में प्राप्त होता है। यहाँ V लेते, यहाँ I लेते। अगर सरल रेखा में है तो ये बात लागू है। अगर चालक इस नियम का पालन करता है जिसमें वोल्टता और धारा समानुपाती है तो वे चालक ओमी चालक कहलाते हैं। अब उन चालकों का पता कैसे करेंगे? तो उन चालकों के लिए यदि हम वोल्टता और धारा के बीच में आरेख खींचेंगे, प्रयोग करना पड़ेगा और वोल्टता और धाराओं को बदल बदल के हम उनके बीच आरेख खींचेंगे, आरेख सरल रेखा में प्राप्त होगा तो वे ओमी चालक है, यानी प्रकृति के नियम का पालन करते हैं। लेकिन जो नहीं करते वो अनओमी चालक है। तो मैं यहां लिख दूं कि वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके V व I के मध्य आरेख सरल रेखा में प्राप्त होता है, सरल रेखा में प्राप्त होता है, वे ओमी चालक कहलाते हैं, वे ओमी चालक कहलाते हैं। बस ये दिया। या आप यूं भी कह सकते हैं, पुस्तक में तो आपके ये लिखा है जिनका आरेख सरल रेखा में प्राप्त। अब आप ये भी कह सकते हैं जिनके लिए वोल्टता और धारा का जो वोल्टता और धारा है परस्पर समानुपाती नहीं होती। आप ये भी कह सकते हैं जिनके लिए वोल्टता और धारा का अनुपात नियत होता है और उस चालक के प्रतिरोध के तुल्य होता है, वे भी ओमी चालक कहलाते हैं। अब यहाँ बात करें अनओमी चालक। अधिकांश पदार्थ नियम का पालन करते हैं लेकिन कुछ पदार्थ नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? तो आप अगर परिभाषा लिखें तो परिभाषा में लिखते हैं वे चालक जो ओम के नियम का पालन यहाँ नहीं जोड़ते शब्द। इसकी परिभाषा यहाँ से हो जाएगी नहीं जोड़ते ही, नहीं करते हैं अर्थात जिनके लिए भी आएगा आरेख सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है वे ओमी नहीं अनओमी चालक कहलाते हैं। तो ऐसा करके आपको दोनों की परिभाषा आ जाएगी। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं अनओमी चालक। अब अनओमी चालक में सबसे इंपॉर्टेंट डायोड और ट्रांजिस्टर, ये नहीं करते, डायोड और ट्रांजिस्टर नहीं करते। अब किस प्रकार नहीं करते तो इसका विस्तृत विश्लेषण अध्याय 16 में दिया गया। पूरा एक चैप्टर ये है जिसमें इसकी चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं यहां आपको सिंपल बता दूं कि डायोड और ट्रांजिस्टर के लिए, डायोड में ट्रांजिस्टर के लिए VI वक्र सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता, तो कैसा होता है? अभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम देंगे तब तक ये आप पढ़ चुके होंगे, ग्राफ बना चुके होंगे, प्रैक्टिकल कर चुके होंगे। प्रैक्टिकल करके ये खींचोगे, वक्र खींचोगे तो याद हो जाएगा। इसलिए अभी के लिए ये माथापड़ी है, I और V में खींचा गया आरेख इस तरह से आता है।
इस तरह से। सरल रेखा में ऐसा नहीं होता। अगर ट्रांजिस्टर के लिए खींचेंगे तो ट्रांजिस्टर में भी ऐसा ही आएगा। अब इसके लिए क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं आगे लिखूं, नहीं तो स्लिप हो जाएगी। जो है प्रतिरोध ध्रुवता के साथ, ध्रुवता के परिवर्तन पर परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। अब आप 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि इस प्रतिरोध में बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा यहां जुड़ा है, नेगेटिव सिरा यहां जुड़ा है। अब वोल्ट का और धारा का आपने अनुपात लिया तो क्या आया, प्रतिरोध आया। लेकिन अगर इस पॉजिटिव को इधर कर दे और नेगेटिव को इस तरफ कर दे और फिर वोल्ट का वही लगाए तो क्या धारा बदलेगी? मतलब क्या प्रतिरोध भिन्न आएगा? नहीं। तो ओम के नियम में एक पॉइंट ये भी है जो आप यहां पर लगाएंगे कि प्रतिरोध ध्रुवता के साथ परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन अनोमी चालक में ऐसा नहीं है। अनोमी चालक में जैसे ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, ध्रुवता बदल देने पर जो प्रतिरोध है बदल जाता है। वोल्टेज वही लगाया पर प्रतिरोध बदल गया, वोल्टेज वही लगाया और प्रतिरोध बदल गया क्योंकि धारा बदल गई, तो परिवर्तन हो जाता है। और इसलिए अगर मैं इसकी ध्रुवता बदल दूं, किसकी, डायोड की या ट्रांजिस्टर की, तो सामान्यतया इस तरह का आलेख प्राप्त, आगे बीच में इस तरह का आरेख प्राप्त होता है। और इसलिए ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। ये था आपका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, तो दूसरे उदाहरण में मैं ये लिख दूं, दूसरा उदाहरण लिख दूं मैं विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब। तीसरा उदाहरण लिख दूं मैं विद्युत अपघटनीय पदार्थ, अपघटनीय पदार्थ। ये कोई भी पालन नहीं करते और सिंपल है कि इनके लिए जो VI कर्व है या वक्र है वो सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता। बच्चों ये सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता। ये किसका है? ये विद्युत अपघटनीय पदार्थ का है। और बल्ब के लिए इस तरह से है। बल्ब के लिए जैसे जैसे आप धारा बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध या वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से अनोमी चालक इस तरह से व्यवहार करता है। सिंपल है, ओम के नियम का पालन तो ओमी, अदरवाइज अनओमी। चलते हैं अगले टॉपिक। अभी हमने सीखा प्रतिरोध। अब चूंकि प्रतिरोध हमने ये कहा, नोट कर लिया होगा आपने, हमने ये कहा कि प्रतिरोध जो है अवरोध है, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, बाधा है। तो क्या बाधा आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक। बाधा, जैसे हम चलते हैं तो घर्षण अनुभव करते हैं, तो क्या घर्षण आवश्यक है? टायर घिस जाते हैं, और भी चीजों का यानी ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन क्या आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। अगर घर्षण नहीं होगा तो चीजें रुकेंगी नहीं। उसी तरह से प्रतिरोध भी आवश्यक है। हमें कई बार हमें धारा के मान में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, और जब धारा के मान में परिवर्तन करना होता है तो हम प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं, और प्रतिरोध का उपयोग करके वांछित मान का प्रतिरोध लेके हम आवश्यक मान की धारा प्राप्त करते हैं, और इसलिए प्रतिरोध आवश्यक है। अब प्रतिरोधों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? सिंपल है, हमने आपको बताया कि यदि तार की लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो हमें प्रतिरोध अधिक करना है तो हम तार की लंबाई बढ़ा देंगे, और अधिक करना है प्रतिरोध तो लंबाई और अधिक कर देंगे। लेकिन कब तक? एक बहुत बड़ी लंबाई तो करना सुविधाजनक नहीं है, संभव तो है। अब इतना बड़ा तार लिया जा सकता है 1 किलोमीटर लंबा। मान लीजिए हमें बहुत बड़े प्रतिरोध की आवश्यकता है और उसकी लंबाई 1 किलोमीटर हो रही, तो कैसे लेंगे? और इसलिए यहाँ पर कुछ सीमाएं उत्पन्न होती है।
और इसी कारण हम चालक प्रतिरोध से हटकर एक दूसरे प्रतिरोध को देखते हैं, वो है कार्बन प्रतिरोध। बच्चों, कार्बन प्रतिरोध। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन प्रतिरोधक। और अगर हम सामान्य चालक तार की बात करें तो वो कहलाता है तार आबद्ध प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध, जिसमें हम क्या करते हैं, तार को काम में लेते हैं, लंबे लंबे तार या छोटे तार, ऐसे सिंपल तार काम में लेते हैं। और जिसे हम दर्शाते किस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से। बहुत बड़ा है उसको छोटा करके दिखा दिया, ये लंबाई है, ये कहां तक आ गई, इत्यादि, बाकी कनेक्शन वायर है। ये तार आबद्ध प्रतिरोध कहलाता है। और ये तार आबद्ध प्रतिरोध किस पदार्थ के बनाते हैं हम, मैनी, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम आदि आदि पदार्थों के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं इन पदार्थों के, तो इसका कारण है कि इन पदार्थों की जो ताप के साथ परिवर्तन होता है वो कम होता है, बहुत नगण्य होता है। यानी इन पदार्थों का, नाइट्रोन का ताप परिवर्तन गुणांक प्रतिरोध का ताप के साथ पूरा लिखते हैं, नाइट्रोन का प्रतिरोध के साथ नहीं, प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन, ताप के साथ परिवर्तन नगण्य होता है। अर्थात ताप परिवर्तन गुणांक, जिसे आप आने वाले टॉपिक में सीखेंगे, अल्फा नाम दिया है, अत्यल्प होता है। इसलिए हम जो तार आबद्ध प्रतिरोध है उसे मैग्नीफिक कांस्टेंट या नाइक्रोम धातु का बनाते हैं, जिससे क्या हो कि ताप बदलने से प्रतिरोध में परिवर्तन ना। चले, अब हमें क्या है कि जब बहुत बड़े प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, जब बड़े प्रतिरोध का मतलब अधिक मात्रा का प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तो कार्बन पर हम एक पदार्थ लपेटते हैं और वो पदार्थ बंधनकारी पदार्थ कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम बेलनाकार कार्बन पर एक बंधनकारी पदार्थ, बाइंडिंग एजेंट होता है जो प्रतिरोध बनाता है, वो बंधनकारी पदार्थ कहलाता है। बंधनकारी पदार्थ की परत चढ़ाते हैं, जिसे कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं। कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं। सिंपल है। आपने क्या किया, एक बेलनाकार भूचालक लिया और उस बेलनाकार कार्बन लिया, उसके ऊपर बंधनकारी पदार्थ लपेट दिया, तो इस तरह का आपको एक बेलन प्राप्त होगा। ये रहा एक बेलन, और इस बेलन के, अभी बेलन है, इसमें एक बीच में बेलनाकार कार्बन लगा है, उसके ऊपर बंधनकारी पदार्थ लपेटा गया है। और अब इसे परिपथ में जोड़ सके इसलिए इसके दोनों सिरों पर 2 कनेक्शन वायर लगा दिए जाते हैं, और इस प्रकार से ये कार्बन प्रतिरोधक बन जाता है, जो सामान्यतया उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि छोटे मान के प्रतिरोध तो हम तार से ही प्राप्त कर लेंगे, इसलिए अधिक मान के प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम कार्बन प्रतिरोधक प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप ये बातें नोट कर ले। अब
जब ये इतने बड़े होते हैं, इतने अधिक मान के होते हैं, तो हम पता कैसे करें कि इनका मान कितने मान के ये प्रतिरोध है, और इसे पता करने के लिए इसके ऊपर कलर कोडिंग की जाती है। अमुक प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, प्रतिरोध का मान क्या है, इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर कोडिंग की जाती है, और उस कोडिंग को हम कहते हैं वर्ण संकेत तथा वर्ण संकेत। कलर कोडिंग है ये, मतलब ये इसका वर्ण संकेत। किस तरह से करते हैं, तो वर्ण संकेत करने के लिए बहुत छोटा सा होता है, इतना सा 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर आकार का मान लिया, और उसके ऊपर हम पतली पतली 4 कलर की धारियां बनाते हैं, उसे कलर कोडिंग कहते हैं। तो इसके ऊपर हम 4 अलग अलग टाइप के कलर का उपयोग सामान्यतया करते हैं, इस तरह से 3 कलर। अब ये कलर मेरे यहाँ तो केवल ब्लैक ही दिख रहा है आपको, लेकिन ये विभिन्न रंगों के होते हैं, तो इनसे भी काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी चौथी भी होती है, ये चौथी कलर। ये चारों कलर इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं कि इस कार्बन प्रतिरोधक का वो मान बता देता है, जिसमें से 2 कलर हैं, प्रथम 2 कलर हैं, ये कहलाते हैं प्रथम 2 सार्थक अंक। अब जैसे आप कोई प्रतिरोध लिखेंगे, मान लीजिए कि आपको कोई प्रतिरोध है 24,000 ओम, क्योंकि हम बड़े प्रतिरोधों का ही यहाँ पर निर्माण कार्बन के रूप में करेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 24 × 10⁻³ ओम। तो ये जो है सार्थक अंक कहला रहे, प्रथम 2 सार्थक अंक। तो ये है प्रथम 2 सार्थक अंक बच्चों, और तीसरा जो अंक है ये है गुणक, ये कहलाता है बच्चों गुणक। और चौथी जो पट्टी है, चौथी कलर की जो पट्टी है, ये क्या बताती है, ये उस वैल्यू में जो ये वैल्यू बता दी, इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि होगी, इम्प्योरिटी होगी, तो उस त्रुटि को ये बताती है, जिसे बोलते हैं सहायता या परसेंटेज इम्प्योरिटी। कितनी गलती हो सकती है, जो हमने वैल्यू बताई है 5%, 10%, 20%, उस आधार पर यहाँ कलर कोडिंग की जाती है। अब काला कलर है तो 0 या 1 या 2, तो वो एक आप टेबल के आधार पर सीखेंगे, और उस टेबल को मैं यहाँ समझा देता हूँ, हालांकि बुक में दिया गया है। पहली तो बच्चों जो कलर कोडिंग है, उसके कोड के अनुसार उसका क्या अर्थ है, कोडिंग कितनी है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो आप प्रथम 2 सार्थक अंक के लिए 0 से यहाँ प्रारंभ करें, 0 1 2 3 4 9 तक जाए, 5 6 7 8 9। अब ये कलर कौन कौन से दे रखे हैं, तो काले कलर के लिए प्रथम 2 सार्थक अंक होंगे, वो 0 दिए जाएंगे, यदि यहाँ पर काले कलर के पट्टी ली गई है। यदि भूरी ली गई है तो 1 लेंगे। दोनों पट्टियों के कलर कोड क्या होंगे, वो इस लाइन से डिसाइड होगा। तो यहाँ पर पीला लिया गया है तो 4 लेंगे। अब ये याद रखने के लिए यहाँ पर आपको एक ब्लैक, B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, and this B for नीला, ब्लू, BB Roy, this is ROI means Roy, BB Roy, GB यानी ग्रेट ब्रिटेन, कभी कभी इसको ग्रेट भारतीय भी कहते हैं, आजकल क्या लिखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर, BB Roy ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन जब आप याद रखेंगे तो BB Roy करेंगे तो BB 2 भी आ जाएगा, चक्कर में पड़ जाओगे, काला है, भूरा है, नीला है। तो आपको पहले याद रखना है कि पहला तो काला ही है, पहला तो काला ही है, तो B फॉर ब्लैक, और दूसरे के लिए आप भूरा रखें, तीसरे को नीला
नीले के लिए छोड़ दिए, एक बी और आया, और इसी तरह से जी भी 2 आए हुए हैं। तो पहला जी जो है ग्रीन के लिए यानी हरे रंग के लिए है, तो जी फॉर ग्रीन और दिस जी फॉर ग्रे, और वी फॉर वायलेट है बैंगनी। इस तरह से ये 2 पट्टियों के जो वर्ण संकेत हैं वो डिसाइड किए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं तीसरी पट्टी। तो तीसरी पट्टी जो है गुणांक की है, जो मैंने इस तरह से दिखाई थी, और इसको आप 10 की घात लगाकर व्यक्त करेंगे। यही 10 की घात में आएगा, तो ये आ गया 10 की घात 1, 10 की घात 2, 3। इसी तरह से आप कहां तक बढ़ेंगे, कहां तक बढ़ेंगे, 10 की घात 9 तक जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो तीसरी कलर है, अब देखो प्रथम 2 सार्थक अंक केवल इतने ही हो सकते हैं, 9 ही हो सकते हैं, 10 कलर यही हो सकते हैं। प्रथम 2 सार्थक अंक या प्रथम 2 पट्टियां सुनहरे कलर की या चांदी कलर की नहीं हो सकती, लेकिन तीसरी हो सकती। तो तीसरी जो पट्टी है वो काले से लगा के चांदी सा तक की हो सकती है, यहां तक की हो सकती है, और यहां तक होगी तो इसकी भी कोडिंग हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, और ये 10 की घात -1 और 10 की घात -2 होगी। यानी बहुत अल्प प्रतिरोधों को भी कारण प्रतिरोध के रूप में बनाया जा रहा है। जैसे जैसे ये गुणांक बढ़ता जाएगा प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, लेकिन सुनहरा और चांदी सा होते ही यहाँ प्रतिरोध का मान अत्यल्प हो जाएगा, यानी बहुत कम होगा। अब आए चौथी पट्टी के लिए। तो चौथी पट्टी है जो परसेंटेज इम्प्योरिटी को बताती है कि कितनी इसमें त्रुटि है, और इस त्रुटि के लिए केवल 2 ही हम कलर काम में लेते हैं, और वो 2 कलर हैं चांदी सा और सुनहरा और चांदी सा। यदि चौथी पट्टी सुनहरे वर्ण की है तो यहाँ पर जो त्रुटि होगी वो 5% तक हो सकती है। इसी प्रकार यदि चांदी सा है कलर चौथी पट्टी का, तो ये 10% तक त्रुटि हो सकती है। और कभी कभी यहाँ तीसरी पट्टी के बाद चौथी पट्टी होती ही नहीं है, और जब चौथी कलर कोडिंग नहीं दी हुई हो तो त्रुटि और ज्यादा 20% मानी जाती है। मैंने यहाँ पर सुनहरा चांदी सा के नीचे वर्णहीन लिखा है, और ये वर्णहीन में त्रुटि 20% है। हो सकता है आपको कैमरे से दिख नहीं रहा हो, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। वर्णहीन के लिए क्या होगा, वर्णहीन के लिए चौथी पट्टी कितने की आएगी, 20% की आएगी। तो इस तरह से इनके वर्ण देखकर हम प्रतिरोध के मान को डिसाइड करते हैं। आप पहले टेबल उतार लें और ये बना लें। चलते हैं एक उदाहरण के लिए बच्चों। अब मैं उदाहरण लेता हूं, तो यहां इसको ले लूं मैं हरा। पहली पट्टी मान लेते हैं हरे रंग की है, और दूसरी पट्टी मान लेते हैं पीले रंग की है, तीसरी पट्टी मान लेते हैं नीले रंग की है, और चौथी पट्टी मान लेते हैं सुनहरा है, सुनहरे रंग की है। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो आप प्रथम 2 सार्थक अंकों को इस पहली लाइन से देखें। पहला है हरा, दूसरा है पीला। तो हरे के लिए 5 है, और पीले के लिए आप देख लें तो पीले के लिए यहाँ सार्थक अंक 4 है। यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना बन गया, 54, यानी 54 है। लेकिन तीसरी पट्टी निर्धारित करेगी गुणांक कितना। तो तीसरी पट्टी का जो हमने कलर दिया है वो नीला है, और जब नीला देखेंगे तो आप आएगा 10 की घात 6, यानी प्रतिरोध पता चल गया। अब ये इतना आसान है कि आप अगर इस कोडिंग को ध्यान रखें तो उंगलियों के टिप्स पे भी निकाल सकते हैं। BBROYG मतलब छठी आई, लेकिन 0 से शुरू है इसलिए 5 ही होगी, एक छठी हो जाएगी। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी बच्चों। लेकिन यहाँ पर हमें चौथी पट्टी दी हुई है सुनहरे कलर की, जो हमें बताती है कि त्रुटि कितनी है, और उसे हम इंटू नहीं करेंगे, उसे हम त्रुटि के रूप में लिखेंगे, और त्रुटि प्लस या माइनस किसी में भी हो सकती है। और इसलिए
हम सुनहरे की कितनी है 5% है, तो यहाँ सीधे सीधे हम लिख देंगे 5% त्रुटि। बच्चों किसका 5%? जो ज्ञात किया उसी का। आपने कितना ज्ञात किया है? हालांकि इस प्रतिरोध का मान डिसाइड हो गया, लेकिन 54 × 10⁻6 प्लस माइनस 5% किसका? 5% मतलब 5/100 किसका? तो जीसी का, यानी 54 × 10⁻6। और ऐसी स्थिति में फटाफट क्या करते हैं, 10⁻6 को तो पहले कॉमन ले लो, दोनों में है, तो ये बन गया 54 प्लस माइनस। अब इनकी गुणा करके कितनी आई 520, हासिल 2 5 25 25 2 27 और 2 अंकों बाद 10 अंक लगा दो, तो 54 प्लस माइनस 2.7 इंटू 10⁻6 ओम प्रतिरोध निर्धारित होता है। यहाँ प्रतिरोध निर्धारित। अब ऐसा भी सवाल हो सकता है कि यदि किसी प्रतिरोध का मान बच्चों 27 × 10⁵ प्लस माइनस 20% त्रुटि है, तो बताओ उसके कलर कोड क्या है? तो कलर कोड 2 के लिए क्या है? बी, चलो यहां से बताऊं, BBR। तीसरी पर गया हूं, ठीक, मेरे को 2 का BBR। क्यों? क्योंकि ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो R मतलब क्या आया? लाल। तो पहली पट्टी कैसी होगी इसकी? लाल रंग की। दूसरा 7 नंबर 0 से शुरू हो रहा है, तो समझ जाओ एक आगे जाना पड़ेगा। BBROY, बीबी रॉय, फिर ग्रेट ब्रिटेन और वेरी वेरी, V फॉर वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी, तो यहां पर आएगा बैंगनी कलर। और 10⁵5 है, 5 में आएगा, छठे पर आएगा, क्योंकि 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 और ये 5, यहां तक आना पड़ेगा हमें। BBROYG, जी मतलब ग्रीन, और ग्रीन का मतलब है हरा, तो ये हरा है। और चौथी आपने देखी 20% इम्प्योरिटी है और 20% है, इसका मतलब वर्णहीन है, तो यहाँ पर चौथी पट्टी है ही नहीं। तो आप 3 पट्टियों के नाम बताओगे, पहली पट्टी लाल, दूसरी बैंगनी, तीसरा हरा और चौथी वर्णहीन। बच्चों ये था विद्युत प्रतिरोध, और प्रतिरोध के साथ आपने सीखा ओमी और अनोमी चालक, अनोमी चालक के साथ कार्बन प्रतिरोध। इस पर एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इस यूनिट से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, 1 + 2 और 2 मार्क्स का एक अंकीय प्रश्न आएगा, जिसमें से सामान्यतया ये पूछा जाता है, तो आप तैयार रहें। आज इतना ही। अगले वीडियो की अगली क्लास पार्ट 5 में मैं फिर आपसे मिलूंगा और इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, यानी ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, सीखेंगे अगली कक्षा में। तब तक इन टॉपिकों को आप तैयार रखें। थैंक यू।